नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज ऐसी महान विभूति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हिंदी साहित्य जगत में छायावाद जो होता है उसके अंतर्गत इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। उनका नाम है साथियों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन में विभिन्न प्रकार की रचनाएं, कविताएं एवं अनेकों अनेक विचार एवं अनेकों अनेक जो भाई विचार थे उनके, या अनेकों अनेक जो समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनसे संबंधित उन्होंने काफी कार्य किया है। उनके बिंदुओं के विषय में आज अपन सारा सारांश विस्तृत व्यापक परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ में सारा अध्ययन आज करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। इनकी कितनी रचनाएं हैं, कला पक्ष क्या है, भाव पक्ष क्या है, या किस प्रकार की इनकी भाषा शैली रही हुई है, ये साथियों आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं इनके जन्म जीवन परिचय से संबंधित। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था साथियों, वह हुआ था 24 मार्च 1907 को। 24 मार्च 1907 को जन्म स्थान का नाम है फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिला वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जिला है फर्रुखाबाद, वहां पे इनका जन्म स्थान। ओके, मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 को हुई थी साथियों। ओके, पिता गोविंद सहाय वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था साथी। इनके पति डॉक्टर राम रूप नारायण वर्मा और इनकी रचनाएं आगे चल के मैं काफी रचनाओं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिएगा हिमालय, नेहार, नीरजा, सांध्य गीत, रश्मि, दीपशिखा, यामा, इस प्रकार की प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हुई, रचित। ओके, देखिएगा। अच्छा, पुरस्कार अगर 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भाई इनको। ओके, और 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। ओके साथियों, ये इसके प्रमुख बिंदु हैं। आगे देखिएगा, अब अपन सारा सारांश एक एक बिंदु को पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य जगत में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। जो प्रसाद पंत निराला है उनमें से ये चौथी, यानी कि चौथा जो स्तंभ है छायावाद का, ये चौथी स्तंभ के रूप में मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त और कवयित्रियों में जो कवयित्रियां हैं उनमें से एक है भाई, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ओके, कवि निराला ने, यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी इन्हें कहा है। यह भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किन्हें कहते हैं, या आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है साथियों। ओके, बढ़ते हैं। देखिएगा इनका भाव पक्ष, कि भाई इनकी जो रचनाएं हैं उसमें किस प्रकार की इनकी भावनाएं प्रोई हुई है इन्होंने रचनाएं, वह पक्ष समझते हैं। भाव पक्ष, महादेवी वर्मा रहस्यवाद और छायावाद की कवयित्री थी, अतः उनके काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलन, विरह तथा प्रकृति व्यापारों की छाया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है साथियों। वेदना और पीड़ा महादेवी जी की कविता के प्राण रहे हैं, यानी कि विरह और वेदना, जो मूलतः विरह और वेदना या पीड़ा इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है साथियों, विरह और वेदना। ओके, इनकी कविता के क्या रहे हैं साथियों? प्राण रहे हैं। उनका समस्त काव्य वेदनामय है, जितने भी काव्य रचनाएं की हैं वो वेदनामय है, यानी कि पीड़ा सहित है साथियों। ओके, उन्होंने निराशावाद अथवा पीड़ावाद की कवयित्री भी कहा जाता है। उन्हें निराशावाद और पीड़ावाद की भी कवयित्री कहा जाता है साथियों। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिएगा अब भाई इनका कला पक्ष, कि भाई इस प्रकार के इनमें किस प्रकार की रचनाओं में कला कौशल दिखाया, ये बिंदु समझते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद से प्रभावित कविताओं में प्रकृति प्रेम, सामाजिकता के बिंदुओं पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी। प्रतीक, योजना और मानवीकरण आदि छायावाद की सभी विशेषताओं को परिभाषित करती है।
इनकी जो छायावाद की जो विशेषताएं थी उनसे एकदम परिपूर्ण रचनाएं इन्होंने अपने जीवन काल में रची। गीतात्मकता की ओर महादेवी वर्मा का विशेष रुझान है। अनेक गीत, मीरवा के गीत, जैसे भाई मीरवा के गीत, जैसे मीठे गीत, टीस भरे गीत, गीता, संगीत यानी कि संगीतात्मकता तथा सुंदर टेक विधान, इसके गीतों का क्या है साथियों? प्राण है। इनके गीतों के क्या है? प्राण है। महादेवी का जो रहस्यवाद, महादेवी वर्मा जी का जो रहस्यवाद है वो कबीर के समान नीरस तो नहीं है, लेकिन उनकी सभी रचनाओं में परमेश्वर के प्रति आस्था के दर्शन होते हैं। यानी कि जो कबीरदास वो ईश्वर को मानते थे, लेकिन कौन से आकार में मानते थे? निराकार उपासक थे, निर्गुण भक्ति। लेकिन ये कौन सी? सगुण भक्ति। लेकिन नीरसता यानी कि कहने का अर्थ जिस काव्य में रस ना हो। इस प्रकार का देखिएगा साथियों। अगला बिंदु, इनकी भाषा शैली के पहलू को समझते हैं। महादेवी जी संस्कृत भाषा की परास्तानक तथा छायावाद की प्रमुख कवियत्री थी। अतः इनकी भाषा प्राय तत्सम शब्दावली युक्त थी, यानी कि संस्कृत एकदम क्लिष्ट जो संस्कृत होती है उस शब्दावली का इन्होंने रचनाओं में प्रयुक्त किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और इनकी भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, सरलता, सरलता यानी कि रसता, एकदम सरसता। और धारा प्रवाह का अविराम गुण सर्वत्र मौजूद होता है। इनकी भाषाओं में मैंने बताया साथियों, इनकी जो व्याकरणिक शुद्धता की एकदम परिपूर्ण इनकी शब्दावली मिलती है। यानी कि कहने का अर्थ जैसे मैंने बताया ना, परास्तानक यानी कि छायावाद की। साथियों आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब भाई इनकी रचनाएं, यानी कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी, जो कृतियां लिखी, उन बिंदुओं को अपन समझते हैं। पहली रचना यानी कि 1930 में, हालांकि कई सारी रचनाएं लिखी, लेकिन जो सबसे प्रमुख रचनाओं में है वे मैंने यहाँ पे संकलन किया है साथियों। ये जो काव्य संग्रह है साथियों, ठीक है। पहला काव्य संग्रह 1930 नेहार नाम से, दूसरा काव्य संग्रह रश्मि 1932, तीसरा नीरजा जिस पर वही मूवी बनी हुई है नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940 इनकी सर्व प्रमुख रचना, जिनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। यामा जो रचना है 1940 में लिखी, और दीपशिखा 1942, अग्निरेखा 1960 साथियों, और संधिनी, क्या नाम है साथियों? संधिनी। और हिमालय, आधुनिक कवि, ये भी रचना का नाम है। और प्रथम आयाम 1984 में रचित है ये रचना। और सीकर, गीत पर्व, परिक्रमा और सप्तपर्ण, ये प्रमुख रचनाओं में से, यानी कि ये रचनाओं के संकलन है साथियों, काव्य संग्रह। इनके अंतर्गत कई सारी रचनाएं भी है साथियों। अब भाई जैसे अभी मैंने बताया, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, आयाम या अग्निरेखा, ये सारी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं साथियों। अब बढ़ते हैं इनके अगले बिंदुओं की ओर दोस्तों। देखिएगा अब भाई इनका साहित्य में कैसा स्थान है, कि साहित्य किस प्रकार इनका ऋणी है, साहित्य जगत में क्या स्थान है वर्तमान में इनका। देखिएगा, महादेवी जी हिंदी की प्रतिभावान कवियत्री है साथियों, में से मतलब प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक है साथियों, और छायावादी युग का साहित्य स्तंभ है। छायावादी युग के साहित्य स्तंभ को मैंने बताया कि साथियों इन्हें चतुर्थ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जो छायावाद है। 3 स्तंभ मैंने बताया कि प्रसाद पंत निराला, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और आपका सुमित्रा नंदन पंत। और चौथा कौन सा साथियों? महादेवी वर्मा जी। अगला देखिएगा दोस्तों कि जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया, जिससे उनका विशिष्ट स्थान है, रखता है भाई, विशिष्ट स्थान रखते हैं बिल्कुल। यानी कि ममता में हृदय में समस्त प्राणियों को प्रेम की डोर से बांध दिया था। मैंने बताया कि इन्होंने प्रकृति एवं वेदना एवं पीड़ा की कवियत्री भी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा का। तो कह सकते हैं साहित्य जगत में इनका उच्च कोटि का स्थान है साथियों। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, और आज की क्लास का अंतिम बिंदु, यानी कि परीक्षा उपयोगी तथ्यों का मैंने संग्रह किया है, उससे संबंध कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है साथियों। तो 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया है साथियों इनको। 1943 में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता में भी क्या किया गया था साथियों? मनोनीत किया गया था। और 1956 में, यानी कि 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवाओं
को देखते हुए, साहित्यिक जो रचनाएं लिखी उनकी कृतियों की प्रसिद्धि को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया साथियों। ओके, 1971 में साहित्य अकादमी की समस्त सदस्यता ग्रहण करने वाली यह पहली महिला है साथियों। ओके, साहित्य अकादमी 1988 में उन्हें भाई मरणोपरांत भारत सरकार ने पद्म विभूषण की भी उपाधि दी, यानी कि पुरस्कार से नवाजा साथियों। ओके, अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार होता है साथियों, वह भी दिया भाई इन्होंने। ओके, 1942 में स्मृति की रेखाएं इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है साथियों। स्मृति की रेखाओं के लिए इन्हें द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ है। कौन सा पदक साथियों? द्विवेदी पदक, साहित्य जगत से जुड़ा हुआ पदक है। यामा नामक रचना के लिए काव्य संकलन, यानी कि यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें 1982 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जिसका नाम है साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, इस कवयित्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला और वो भी काव्य संकलन था साथियों यामा। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में से एक है साथियों। अगर भारत की 50 महिलाओं का जिक्र आता है तो इनका साहित्य जगत की जो 50 महिलाएं उनमें से ये प्रमुख स्थान पे आती है। ओके साथियों, 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्करण भय चीनी भाई, यानी कि उनका संस्करण है, ये फिल्मकार है मृणाल सेन, उनके संस्करण भय चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म का भी क्या किया है साथियों, उन्होंने निर्माण किया है। ओके, दूसरा बिंदु देखिएगा, अच्छा इसका नाम नील आकाश शेर नीचे ये नाम था उसका। ओके, इन्होंने किया भयचीनी भाई, इनकी रचना थी और इस नाम से उन्होंने संकलन किया था। 16 सितंबर 1991 में भारत सरकार ने डाक तार विभाग के जयशंकर प्रसाद के साथ उन्हें सम्मान के लिए 2 रुपए का युगल डाक टिकट भी क्या किया था साथियों, जारी किया था। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।